वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सर्जरी की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। सर्जरी कितने प्रकार की होती है, तो सर्जरी जो है 10 प्रकार की सर्जरी के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उसकी के कंटिन्यूएशन में शल्य चिकित्सा का लक्ष्य यानी हमने ये पढ़ा कि भाई शल्य चिकित्सा कहते किसे हैं और शल्य चिकित्सा के क्या क्या प्रकार होते हैं, यानी माइनर सर्जरी क्या है, मेजर सर्जरी क्या है, एक्सट्रिपेटरी सर्जरी क्या है, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी, रेडिकल सर्जरी, ये अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे शल्य चिकित्सा का लक्ष्य या कारण, ऑब्जेक्टिव रीजन्स ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी क्यों करते हैं, सर्जरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी हमको, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक तो क्या होता है कि सर्जरी करने का कारण ये है कि शरीर के किसी भी अंग की क्रिया को, कोई शरीर का अंग है उसकी क्रिया को उसकी लगभग पूर्व अवस्था में लौटाना, यानी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी जो नॉर्मल क्रिया है उसमें वापस उसको लौटाना, उस ऑर्गन को। इसलिए हम सर्जरी करते हैं, यानी उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना। जैसे मान लो अगर पशु जो है कोई चीज़ निगल जाए और वो उसके गले में फंस जाए, कोई गाय है, भैंस है, अगर वो मान लो मूली खा रही है, मूली साबुत मूली पड़ी है और वो निगल गई और वो उसके ईसोफेगस में जाके फंस गई, कंठ में, गले में, गला जो है उसमें जाके फंस गई, तो पशु के अनइजीनेस महसूस करेगा, ना वो कुछ खा सकेगा, ना पी सकेगा, ना वो वापस जुगाड़ी कर सकेगा और वो असहज महसूस करे अपने। तो उसकी गति जो कार्य जो है ईसोफेगस जो काम करता है वो उसका काम एबनॉर्मल हो गया, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, उसके एनेस्थीसिया दे के उस जगह पे सुन करके उसको चीरा लगाते हैं और उस मूड़ी फंसी हुई उसको निकाल देते हैं और फिर वापस टाँके लगाते हैं, तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, जो उसकी पहले स्थिति थी उसी स्थिति में वो आ जाता है। इसलिए सर्जरी करना जरूरी है। एक होता है रोगी पशु को मौत के मुंह से बचाना, रोगी पशु को मौत के मुंह से बचाना, यानी अगर पशु के कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिससे पशु मर सकता है तो हम उसको तुरंत मौत के मुंह से बचाने के लिए सर्जरी करते हैं। कैसे करते हैं, एक तो उदाहरण में नबी आपको बताया था कि चोक हो जाए। चोक का मतलब है गले में कुछ चीज़ फंस जाए तो पशु को सांस नहीं आएगा तो पशु मर सकता है, तो उसको जल्दी से उस चीज़ को निकालते हैं काट के, सर्जरी करके। ऐसे ही क्या है कि अगर मान लो इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन का आंत जो है, छोटी आंत जो है वो लंबाई बहुत होती है उसकी पशु के, अगर उसमें गांठ पड़ जाए यानी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, या उसमें गांठ लग जाए आंत में, तो पशु के जो डाइजेशन सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और पशु के पेट दर्द होगा, पशु मर सकता है। तो उसी को तुरंत सही करने के लिए हम उसका ऑपरेशन करते हैं और उस ऑब्स्ट्रक्शन को सही कर देते हैं। तो ये रोगी पशु को मौत के मुंह से बचाने के लिए हम सर्जरी करते हैं। कई बार क्या कुछ रोगग्रस्त अंग जो है शरीर के, उनमें ऐसी बीमारी हो जाती है उनको अंग को हटाना पड़ता है। जैसे टेल गैंग्रीन, यानी जो गाय और भैंस में या ऊँट में लेदरी लग जाती है, पूँछ में लेदरी, जिससे पूँछ डेड हो जाता है। आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि साहब पूँछ के लेदरी लगी ना, पूँछ के लेदरी लग गई, तो उस लेदरी को या गैंग्रीनस टेल बोलते हैं उसको काट के फेंक देते हैं। जहाँ जहाँ गैंग्रीन, जितने एरिया में गैंग्रीनस टेल है या जहाँ लेदरी लगी हुई है उसको काट के फेंक देते हैं, बाकी टाँके लगा देते हैं और वो घाव सही हो जाता है, तो वो बीमारी आगे नहीं फैलती। शरीर के जो कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनमें अखाद्य पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। अखाद्य पदार्थ यानी जो काम नहीं आते हैं। जैसे मान लो पशु जो है वो चारा खाएगा या दाना खाएगा या दलिया खाएगा या गुड़ खाएगा, वो उसको काम आता है, वो खाने वाले पदार्थ हैं। लेकिन यदि पशु ने चप्पलें खा ली या लोहे की चीज़ खा ली
या कोई प्लास्टिक की थैलियाँ खा ली, तो वो कोई उसके खाद्य पदार्थ नहीं है, वो अखाद्य पदार्थ है। अगर वो अखाद्य पदार्थ शरीर में चले जाएं पेट में, तो उनको निकालना पड़ता है। निकालना कैसे पड़ता है? रूमनोटोमी करते हैं, यानी रूमन जो है, रूमन वाले पशु जो है, रूमिनेट जिसे बोलते हैं, जो जुगाली करते हैं, और उनके पेट के 4 भाग होते हैं। ऊँट में 3 भाग होते हैं, तो 4 भाग में रूमन जो पेट का भाग है वो बहुत बड़ा भाग होता है। उसमें रूमिनेट पशु जो है, जो जुगाली करने वाला पशु, वो किसी चीज़ को पहले निगलते हैं सीधा, उसके बाद में फिर उसको वापस मुंह में लाते हैं, फिर जुगाली करते हैं। तो अगर पेट में कोई प्लास्टिक की थैली या कचरा ऐसा आ गया, तो उसको रूमन को ऑपरेशन करते हैं, रूमनोटोमी करते हैं, इसलिए सर्जरी करना जरूरी है। घाव या फ्रैक्चर हो जाए, पशु के शरीर पे कोई घाव हो गया, इंजुरी हो गई या फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो उसको जल्दी ठीक करने के लिए भी सर्जरी करनी आवश्यक है। अभी कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके जो रोग को पैदा करने वाली चीज़ को हटाना, उसके पशु की उम्र को बढ़ा सकते हैं हम। मतलब रोग के स्रोत को हटाकर पशु की उम्र को बढ़ाना। जैसे अगर रोगी पशु के शरीर में कोई कैंसर हो गई कहीं किसी पार्ट में, या गांठ हो गई, मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे बोलते हैं, जो आगे बढ़ सकता है, उसको हम निकाल देते हैं, तो इसके लिए सर्जरी करना आवश्यक होता है। उसके बाद में आता है पशु के शरीर की विकृति को ठीक करना। शरीर जो पशु का है, उसमें अगर कोई विकृति आ जाए तो उसको हम ठीक करते हैं। जैसे अगर उसकी आँख खराब हो गई, पशु की आँख फूट गई, या उसमें रस्सी पड़ गई, रोशनी चली गई, तो पशु की आँख जो है वो, उसकी विकृति को ठीक करने के लिए हम उसकी आँख को निकाल देते हैं, वो सर्जरी से निकालते हैं। फिर उसकी जगह पे आर्टिफिशियल आई यानी कृत्रिम आँख लगाते हैं। ये ह्यूमन बीइंग में प्लास्टिक की आँख, पत्थर की आँख लगाते हैं, वो आर्टिफिशियल आई बोलते हैं उसको। ऐसे ही आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं। आदमी में हाथ टूट गया, हाथ कट गया या पैर कट गया, तो उसकी जगह नकली पैर लगा देते हैं, जिससे वो लकड़ी के सहारे उस पैर से चल सकता है। ऐसे आजकल पशुओं में भी कृत्रिम टांगें बनाने शुरू कर दी। पशु की टांग कट जाती है, जैसे रेल से कट गई या एक्सीडेंट से कट गई, तो उसकी जगह दूसरी टांग उसमें मतलब आर्टिफिशियल टांग या पैर बना के उसके फिट कर देते हैं, जिससे पशु चल सकता है। तो ये काम करने के लिए भी पशु के अंग जो खो जाते हैं, उसकी जगह कृत्रिम अंग लगाने के लिए भी सर्जरी करते हैं। पशु से आर्थिक लाभ लेने के लिए, पशु से हमें काम लेना है, या उसका स्वभाव जो है सरल स्वभाव का करना है पशु को, यानी डोसाइल बनाना है उसको, डोसाइल सीधा करते हैं। तो कैसे बनाते हैं? जो सांड होता है या बछड़ा जो है, उसके मशीन लगा देते हैं, कास्ट्रेशन कर देते हैं, उसका बधियाकरण कर देते हैं, जिससे वो पशु जो है बैल के रूप में काम में आता है और वो सीधा भी हो जाता है। मतलब उसका स्वभाव जो है वो सरल स्वभाव का हो जाता है, मारता नहीं है वो, नहीं तो सांड मारते हैं। दूसरा क्या है कि उसके सींग काट देते हैं, पशु के सींग काट देते हैं, तो पशु जो है सींग से चोट पहुंचा सकता है, इसलिए उसके सींग काट देते हैं। डीबडिंग का मतलब होता है सींग उगने से पहले उसको ठप देते हैं। सींग जब उगता है, अंकुरित होता है, उसी टाइम उसको कास्टिक सोडे से या इलेक्ट्रिक डी और से उसको उसकी बड को ख़त्म कर देते हैं, ताकि सींग उगता ही नहीं है। स्पेइंग यानी कुत्ते वगैरह जो है, कुत्तियाँ जो है, उनकी जो स्पेइंग का मतलब है ओवरी हटा देते हैं, ओवरी हटा देते हैं। स्पेइंग का मतलब ओवरी हटा देते हैं, तो फिर वो हीट में नहीं आएगी, तो फिर वो ब्याएगी भी नहीं, उसके अंडा नहीं निकलेगा, तो वो आगे ब्याएगी नहीं। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। पशु को सुंदर बनाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करना, जैसे कुत्तों के कान काटते हैं या कुत्ते की पूंछ काटते हैं, तो ये टेल डॉकिंग और ईयर ट्रिमिंग ये कुत्ते में ज़्यादातर करते हैं। इससे पशु जो है वो सुंदर दिखने लग जाता है। ये लोग बाग करवाते हैं, इसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ बीमारियों का पता लगाने के लिए पैथोलॉजिकल क्रिया करते हैं। पैथोलॉजी लैब बनी होती है, आपने देखा है, जहाँ पे मतलब थूक की जांच करते हैं, या मतलब चमड़ी की जांच करते हैं, या अगर कहीं अंदर पेट में खराबी है तो उसके पेट का टुकड़ा निकाल के छोटा हाथ का वो देते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि कैंसर तो नहीं है। अगर ये काम करना है हमको, तो भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको एक्सप्लोरेटरी या लेप्रोटोमी करते हैं। इसको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी बोलते हैं, यानी पेट में चीरा लगा के
आंत का जो भाग खराब है उसका डायग्नोसिस करना है कि कहीं कैंसर तो नहीं है, तो उसको काट के छोटा टुकड़ा फिर लेबोरेटरी में भेजते हैं, प्रयोगशालाओं में भेजते हैं। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनी उसमें, जैसे बॉम्बे वगैरह है, उनमें इसकी जांच करवाते हैं। तो इस काम के लिए भी रोग निदान का मतलब होता है रोग का पता लगाना, उसके लिए भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अंगों को प्रतिरोपित करना, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है, जैसे आजकल आप सुनते हो लोगों के, अगर किसी का गुर्दा खराब हो गया, गुर्दा जो है ख़त्म हो गया उसका, तो उस गुर्दे को निकाल के किसी स्वस्थ आदमी का गुर्दा उसके लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये कुछ काम हैं जिसके लिए सर्जरी जो है करना ज़रूरी होता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा का लक्ष्य क्या है, या उसका प्रयोजन क्या है, या कारण क्या है, शल्य चिकित्सा क्यों करते हैं। तो आपको ये 12-13 जो पॉइंट है ये याद करने, ये आप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कोई 4 कारण बताओ या 3 कारण बताओ, या जो शल्य चिकित्सा जो लक्ष्य है उसके 8 के नाम लिखो, तो आपको इसको याद करना है। अब आता है शल्य चिकित्सा के सिद्धांत, यानी अब हमने पढ़ लिया शल्य चिकित्सा किसे बोलते हैं, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, फिर उसके प्रयोजन क्या है, क्यों करते हैं शल्य चिकित्सा, वो भी हमने देख लिया। अब हम जब शल्य चिकित्सा करते हैं तो उसके प्रिंसिपल होते हैं, कुछ शल्य चिकित्सा करने के कुछ सिद्धांत होते हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? एक तो होता है एसेप्टिक सर्जरी, यानी हमेशा सर्जरी करने से पहले जो कंडीशन है वो एसेप्टिक होना चाहिए। सेप्टिक का मतलब होता है जिसमें इन्फेक्शन होता है, और एसेप्टिक मतलब होता है जो इन्फेक्शन रहित होता है। तो हमेशा सर्जरी सभी प्रकार के निसंक्रमित अवस्था को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ताकि संक्रमण नहीं हो। संक्रमण वाला इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन नहीं होता, घाव प्रथम दृष्टया ही भर जाए। पहली बार हम घाव को ठीक करें तो वो घाव भर जाए, यानी फर्स्ट इंटेंशन, पहली बार देखने से ही या इलाज करने से घाव भर जाए, जल्दी पशु ठीक हो जाए। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम सर्जरी करते हैं? तो हमें पहले तो ये है कि सर्जरी जो है हमेशा ऑपरेशन थिएटर में करनी चाहिए। अगर ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है हॉस्पिटल में तो उसमें करनी चाहिए। अगर ऑपरेशन थिएटर नहीं बना है तो किसी छत के नीचे, यानी छत लगा हुआ हो, जैसे दरवाज़ा है जिस पे छत लगा हुआ है या छपरा है, उसके नीचे ऑपरेशन करना चाहिए। और जो जहाँ हम ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे घास वगैरह बिछा के उस पर पशु को लेटाना चाहिए, जिससे पशु के चोट नहीं लगे। और मिट्टी अगर वहाँ पे बिखरी हुई है तो मिट्टी उड़े नहीं, इसलिए वहाँ पे पानी छिड़क देते हैं, पानी छिड़क देते हैं ताकि मिट्टी या धूल आदि नहीं उड़े। नहीं तो अगर धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी तो वो घाव जो है, जिस सर्जरी आप कर रहे हो वो घाव दूषित हो जाएगा, यानी कंटामिनेटेड हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, और वो घाव जल्दी भरेगा नहीं। ऑपरेशन की जो जगह होती है जहाँ आप ऑपरेशन कर रहे हो पशु का, अगर मान लो आपने पशु के आगे वाले पैर पे कहीं गांठ निकालनी है, या उसके पेट पे चीरा लगाना है, या उसके टेस्टिस को निकालना है, या कोई किसी प्रकार का आप जो ऑपरेशन करते हो, उस ऑपरेशन वाली जगह को साबुन से और पानी से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोना चाहिए। और एंटीसेप्टिक घोल जो होता है, एंटीसेप्टिक घोल आपने पढ़े, अभी आपने ये जो कोरोना का चला था तब एंटीसेप्टिक ये सैनिटाइज़र आप लोगों ने यूज़ किया था। इसी तरह से एंटीसेप्टिक घोल आता है जिसको अगर उस जगह पे लगा के साफ़ कर देते हैं उस जगह को, तो वहाँ के कीटाणु मर जाते हैं, और फिर हम ऑपरेशन करते हैं तो वो कंटामिनेटेड नहीं होता है। तो उसको ऑपरेशन से पूर्व उसको अच्छी तरह से धोएं साबुन से और एंटीसेप्टिक लोशन से, और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक स्प्रिट वगैरह, स्प्रिट है, एल्कोहल है, वो चीज़ें लगा देनी चाहिए। औजार जो है वो जिससे ऑपरेशन करते हैं, जिन औजारों से हम ऑपरेशन करते हैं, और यह ऑपरेशन के दौरान जो औजार काम में आते हैं, चिमटी है, कैंची है, स्केलपल है, जो भी है वो आगे हम आपको बताएंगे। उन सभी उपकरणों को ऑटोक्लेव में जीवाणु रहित अवस्था में रखें। ये ऑटोक्लेव मैंने आपको पहले जब लेक्चर शुरू किया तब मैंने कहा था, फर्स्ट के जो 3 पेज है उनमें ये इंस्ट्रूमेंट लिखे थे, इसमें ऑटोक्लेव भी दिए हुए हैं। ऑटोक्लेव का मतलब होता है उसके अंदर चैम्बर में ये इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिक विधि से करते हैं, तो गर्मी से उसमें भाप जाती है, भाप हवा, गर्म हवा उसमें जाती है इंस्ट्रूमेंट पे, और उसके जीवाणु कीटाणु जो सब मर जाते हैं।
तो ये ऑटोक्लेव में जीवाणु रहित अवस्था में उन औजारों को रखना चाहिए, फिर काम में लेना चाहिए। तो ये था एसेप्टिक सर्जरी। तो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एसेप्टिक सर्जरी किसे कहते हैं और आप उसको कैसे करोगे, किस किस बातों का ध्यान रखोगे। तो आपको ये 3-4 चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आता है एनाटॉमिक विच्छेदन, यानी शल्य चिकित्सा के सिद्धांत में पहला आता है एंटीसेप्टिक सर्जरी, एसेप्टिक सर्जरी। दूसरा आता है एनाटॉमिक विच्छेदन, यानी आप जो ऑपरेशन करने जा रहे हो जिस भी ऑर्गन का, उससे पहले आपको संपूर्ण रूप से उसकी एनाटॉमी का ज्ञान होना जरूरी है। यानी जो ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं उस भाग या अंग की आपको संपूर्ण रूप से उसकी रचना का ज्ञान होना आवश्यक है, जानकारी या ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपने मान लो रूमनोटोमी करते हो तो आपको रूमन के बारे में ज्ञान होना चाहिए ना, कि रूमनोटोमी कहाँ से करते हैं, रूमन कितना बड़ा होता है, रूमन के ऊपर कौन कौन सी लेयर होती है, उसके साइड में कौन से ऑर्गन होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी आर्टरी या वेन है जो कट नहीं जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसीलिए हम आपको एनाटॉमी पढ़ाते हैं। एनाटॉमी मैंने आपको पढ़ाई तो पहले ही मैंने कहा था कि एनाटॉमी को भली प्रकार से पढ़ना है, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, कौन सा ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, किसके साथ जुड़ा होता है, उसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, उसकी नर्व जो कहाँ से सप्लाई करते हैं। अगर आप नर्व काट दोगे तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। इसलिए आपको ऑपरेशन जिसका करे उस भाग के बारे में, उसकी संरचना का पूरा ज्ञान होना चाहिए एनाटॉमी का। अगर आपको ऑपरेशन के दौरान अनावश्यक मांसपेशियों को नहीं काटना चाहिए। अनावश्यक मांसपेशियां स्नायु तंतु, रक्तवाहिनियों आदि को नहीं काटे, यानी जहां आवश्यकता हो, जो खराब हो ना मांसपेशी, उसी को हटाना चाहिए। या फिर आप कहीं ऑपरेशन करते हुए ज़्यादा बड़ी मांसपेशी को काट दोगे तो हीलिंग नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा। अगर आपने मोटी ब्लड वेसल को काट दिया तो ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लीडिंग से पशु मर जाएगा। या उसका स्नायु तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, जिससे पशु अपना महसूस करता है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है या वो चलने फिरने में सक्षम है, उसको अगर आपने काट दिया तो फिर वो पशु जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा उसको। तो ऑपरेशन के दौरान जो है अनावश्यक रूप से किसी मांसपेशी को या ब्लड वेसल को, स्नायु तंतु को, रक्तवाहिनियों को नहीं काटे, ताकि ऑपरेशन के बाद में घाव जो है नियत समय पर भर जाए और पैरालिसिस अथवा गैंग्रीन जैसी समस्या पैदा नहीं हो सके। नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगा। अगर खून वाली नाड़ियाँ काट दी तो जहाँ खून नहीं मिलेगा आगे ऑर्गन को, तो वो ऑर्गन जो है उसमें गैंग्रीन लग जाएगी, यानी उसको वो मर जाएगा ऑर्गन। जहाँ तक जरूरी नहीं हो ना, जब तक आप जब ऑपरेशन करते हो तो आपको लगे कि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तो बड़ी नर्व यानी नाड़ियाँ जो तंत्रिका तंत्र की बड़ी नर्व है उनको और रक्तवाहिनियों और मांसपेशियों को कभी नहीं काटें। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो उनको काटें, नहीं तो उनको नहीं काटना चाहिए। उनको एक तरफ से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। ऑपरेशन के दौरान बड़ी मांसपेशियों को, बड़ी ब्लड वेसल्स को, नर्व तंत्र को, नर्वस टिश्यूज को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मांसपेशी काटनी पड़े तो उसे, यदि मान लो कोई मांसपेशी को काटना है, मसल्स को, तो उसके जो बीच का चौड़ा भाग है ना, मैंने अभी आपको जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में आपने मायोलॉजी यानी मसल्स के बारे में पढ़ा था, तो मसल्स के 3 भाग होते हैं। एक मसल्स के ऊपर का सिरा और एक नीचे का सिरा और एक बीच का भाग, चौड़ा भाग, जिसको बॉडी बोलते हैं, काय। तो उस काय को नहीं काटना चाहिए, बजाय उसके जो जहाँ मसल ख़त्म होती है उसका भाग, उस भाग को बोलते हैं जहाँ मसल, एक तो मसल जहाँ से शुरू होती है और एक मसल का बीच का भाग, बड़ा भाग, फिर मसल जहाँ एंड होती है, इंसर्शन जिसे बोलते हैं, वो भाग टेंडिनस पार्सन होता है। टेंडन बोलते हैं जिसको, पतला होके ख़त्म होता है। उस टेंडन से भले ही उसको काट दो जरूरी हो तो, ताकि वहाँ पे ज़्यादा रक्त नहीं निकलता। टेंडन में ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ रक्त का स्राव कम होगा। इसके अलावा जो है, जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू जो है, उसको कोमलता से पकड़ें, यानी जेंटल हैंडलिंग ऑफ टिश्यूज। ऑपरेशन के दौरान जब आप किसी उपकरण से, जैसे फोर्सेप आदि से पकड़ते हो, तो सहज भाव से पकड़े, और अगर उसको काटना पड़े तो किसी भोंटे हथियार से, भोंटो हथियार समझते, भोंटा हथियार, उससे नहीं काटें। अच्छा, उसको
उत्तकों को मोटे हथियार से काटोगे तो नुकसान ज़्यादा होगा और देरी से हीलिंग होगी। इसलिए काटने के लिए तीखा औजार चाहिए, जिससे उसके कटिंग जितनी आपको करनी होती है उसके, अगर मोटा हथियार ले लिया तो फिर वो उसकी कटिंग करते हुए तो ज़्यादा नुकसान होगा मसल्स को। एक होता है रक्त स्राव को रोकना, ब्लीडिंग जो होती है ऑपरेशन के दौरान। ऑपरेशन जब करोगे तो काटापीटी करोगे, तो काटापीटी करने के बाद में ब्लड वेसल्स को नुकसान होगा तो ब्लीडिंग होगी। तो हमें रक्त स्राव को रोकना है, रक्त स्राव को रोकना है, कंट्रोल ऑफ हीमोरेज। ऑपरेशन के हर कदम पर रक्त स्राव को रोकें। जब जैसे ऑपरेशन करते हो जहाँ भी रक्त स्राव होता है उसको रोकना है। इसके लिए आप क्या करते हो, टोर्निक्वेट, यानी उसको जहाँ से आपने वेन काट दी उसको बांध सकते हो टोर्निक्वेट से। बांधने को टोर्निक्वेट बोलते हैं। उसको गांठ लगाते हैं किसी केटगट से, जो एब्जॉर्ब होने वाले धागे होते हैं उनसे बांध देते हैं। थर्मोकोटरी करते हैं। थर्मोकोटरी का मतलब होता है या तो ठंडी जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है, ठंडी लिक्विड नाइट्रोजन -198 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन, जो आप एआई में काम में लेते हो, उससे भी आप उसको कोटराइज कर सकते हो। आप उसको जो इलेक्ट्रिक से जो हीट से गर्म करके किसी चीज़ को उसके ऊपर लगाओगे तो वो कोटराइज हो जाएगा। इसके अलावा आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ के दबा दोगे उसको तो भी वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। या उसको लाइगेट कर दोगे, बांध दोगे धागे से, या उसको हीमोस्टेट दोगे, यानी कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। मोपिंग और प्रेशर, उसके ऊपर कोई बैंडेज लेके या कॉटन का टुकड़ा बड़ा लेके उस पर दबाव दोगे, दबाव, तो भी ब्लीडिंग रुक जाएगी। इस तरह से ये तरीकों का उपयोग करके आपको ब्लीडिंग को रोकना है। एक होता है विरूपेण मृत अवकोष रोकना। विरूपेण मृत अवकोष यानी ओब्लिट्रेशन ऑफ डेड स्पेस। घाव के अंदर जो डेड स्पेस होता है उसको रोकना है। इसका मतलब समझना है आपको कि जब आप ऑपरेशन करते हो, बड़े ट्यूमर को हटाते हो, बड़ी बड़ी गांठें हटाते हो, या आपको मेमरी ग्लैंड जो उवाड़ा है, पशु का उवाड़ा जिसे बोलते हैं, उसमें अगर मान लो खराब हो गया, वो पस पड़ गई, गैंग्रीनस हो गया, तो उसको काटना पड़ेगा। अगर उसको आप काटते हो, उसको हटाते हो, तो जब टांके लगाओ तो उसके नीचे क्या है, इतना बड़ा पोर्शन जब हटाते हो तो उसके नीचे खाली स्थान बच जाएगा। उस खाली स्थान को डेड स्पेस बोलते हैं। उस खाली स्थान को डेड स्पेस बोलते हैं। अगर आपने उस खाली स्थान को ढंग से नहीं तैयार किया तो वहाँ पे वो घाव भरेगा नहीं। इसलिए खाली मृत अवकोष नहीं रहे, ये खाली डेड स्पेस नहीं रहे, इसके लिए वहाँ की अतिरिक्त जो चमड़ी है, एक्स्ट्रा चमड़ी जो, उसको काट दो। और टांके जो है वो सावधानी से खींच के लगाओ, खींच के, तान के बोलते हैं ना, तान के, ऐसे तान के खींच के लगाओ। अथवा घाव पर प्रेशर बैंडेज बांध दें, उस पर प्रेशर बैंडेज बांध देते हैं। प्रेशर बैंडेज का मतलब जो प्रेशर रखता है बैंडेज, वो बांध दो, ताकि इस खाली स्थान में ब्लड और एक्जूडेट होता है, जो मतलब ब्लड और कचरा मिक्स होता है, उसको एक्जूडेट बोलते हैं, जो स्राव निकलता है, ये इकट्ठे नहीं हो और घाव जो है वो जल्दी से भर जाए, उसमें भरने में दिक्कत नहीं हो। तो ये डेड स्पेस वाला मैंने आपको समझाया। डेड स्पेस ये होता है, उसको कैसे घाव को सही करते हैं, उसकी चमड़ी, एक्स्ट्रा चमड़ी को काट देते हैं, घाव को खींच के टांके लगाते हैं ताकि वहाँ पे, और प्रेशर बैंडेज बांध देते हैं। एक होता है न्यूनतम मात्रा में स्यूचरिंग मटेरियल का उपयोग करें। आप जब टांकों में काम आने वाले पदार्थ, वो बाह्य पदार्थ शरीर के ऊतकों से किसी अंश तक प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप किसी घाव को सही करते हो, या किसी के घाव लग गया, चीरा लग गया, या आपने ऑपरेशन किया, तो फिर आप उसके टांके लगाओगे ना, सूचरिंग करोगे। तो सूचरिंग करने के लिए जो आप टांके लगा रहे हो, वो बॉडी के साथ में एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसलिए कम से कम मात्रा में सूचरिंग मटेरियल को काम में लेना चाहिए, और उपयुक्त धागा ही काम में लेना चाहिए। जो धागा उपयुक्त होता है ना, वही काम में लेना चाहिए, अन्यथा हीलिंग में देरी होगी, घाव को भरने में देरी लगेगी, और उसमें संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। यानी एक होता है कैपिलरी धागा और एक होता है नॉन कैपिलरी धागा। नॉन कैपिलरी धागा का मतलब होता है जिस धागे में जो एक्जूडेट वगैरह है वो उसके अंदर
नहीं जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, कैपिलरी का मतलब होता है कि नाड़ी टाइप होता है। जैसे मान लो आपने कोई इस तरह की चीज़, जैसे मान लो धागा ऐसा है जिसके अंदर आपने धागे का टांका लगाया, तो जो अंदर फ्लूइड होता है ना, वो धागे में लग के घाव के बाहर की साइड में आ जाएगा, सोख लेगा धागा उसको। इस तरह का धागा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या घाव जल्दी खराब हो जाएगा। गांठ को ज़्यादा खींच कर नहीं लगाना चाहिए, यानी गांठ जो है उसको ज़्यादा खींच कर नहीं लगाना चाहिए। गांठ को ज़्यादा खींच कर लगाओ तो क्या होगा, टांकों को कभी भी अधिक खींच कर नहीं लगाएं, क्योंकि अधिक खींचने से चमड़ी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और वहाँ की रक्त सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और इसके कारण हीलिंग में देरी होगी। और टांके अगर आपने खींच के ज़्यादा लगाए तो वो चमड़ी फट जाएगी, और स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, टांकों का छिकना, टांके छिकना इसको बोलते हैं। तो ज़्यादा टांके खींच के नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद में आता है इमोबिलाइजेशन, अचलीकरण। इमोबिलाइजेशन का मतलब है शरीर के जिस भाग में आप ऑपरेशन करते हो उसका मूवमेंट कम से कम हो, यानी वो पोर्शन जहाँ आपने ऑपरेशन किया वो कम हिले डुले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऑपरेशन के द्वारा जिन ऊतकों को या टिश्यूज़ को नुकसान हुआ है वे ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक अवस्था में रहे और उसकी हीलिंग जल्दी हो, घाव जल्दी भरे। इसके लिए एडिजिव टेप, आप जानते हो एडिजिव टेप आजकल बाज़ार में आती है, वो है। प्लास्टर स्प्लिंट है, प्लास्टर स्प्लिंट का मतलब है लकड़ी के खांचे होते हैं उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, या बैंडेज की सहायता ले सकते हैं। उनको घाव को पर टांके लगाने के बाद उनको इकट्ठा रखने के लिए ये चीज़ें काम में ले सकते हो। इसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। एक होता है उचित निश्चेतन, यानी प्रॉपर एनेस्थेशिया। पशु का जब आप ऑपरेशन करते हो तो उचित मात्रा में उचित टाइप का एनेस्थेशिया काम में लेना चाहिए, यानी पशु का अंग अथवा पशु के किसी अंग का ऑपरेशन करते हो या पशु के पूरे शरीर को निश्चेतन कर देते हो, यानी पूरा शरीर एनेस्थेशिया दे के उसको बेहोश कर देते हो, तो उचित मात्रा में निश्चेतन दें ताकि पशु ऑपरेशन के दौरान दर्द महसूस नहीं करे। अगर आपको लगता है कि भाई एनेस्थेशिया पूरे शरीर में देना है तो जनरल एनेस्थेशिया दो। अगर आपको लगता है कि पैर का ऑपरेशन करें यहाँ तक एनेस्थेशिया लोकल देने से काम चलेगा तो वो उपयुक्त एनेस्थेशिया होना चाहिए ताकि जिससे पशु को दर्द महसूस नहीं हो। इससे शल्य चिकित्सा आसानी से और सुनिश्चित समय में और स्वस्थ रूप से हो सकती है। यानी अगर आपने एनेस्थेशिया सही रूप से दे दिया तो पशु जो है वो संघर्ष नहीं करेगा, दर्द नहीं होगा और आप ऑपरेशन सही प्रकार से कर पाओगे। पशु को ऑपरेशन के बाद में उचित समय तक उसको आराम देना चाहिए। उसको उचित मात्रा में औषधियाँ आदि देवें, उसको जो औषधियाँ चाहिए वो उचित मात्रा में उचित समय तक देते रहें, और ताकि उसकी हीलिंग समय पर हो सके। जैसे एंटीबायोटिक देते हो या दर्द निवारक दवाइयाँ देते हो या उसको जो आहार देते हो वो भी इस प्रकार का होना चाहिए जो आसानी से पच सके और पशु उसको ढंग से खा सके ताकि उसकी हीलिंग जो है समय पे हो सके। तो ये कुछ सिद्धांत थे सर्जरी के। सर्जरी करते हो तो किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अब हम जो है शल्य चिकित्सा में आने वाले कुछ शब्दावलियाँ वो कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।